नेक्स्ट इसी का सवाल है कि मेरे बेटे को पढ़ने में बिल्कुल उनका दिल नहीं लगता और मैं उसके लिए ज़्यादा कुरान पढ़ती हूँ और फिर भी उस पे कोई असर नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि आप खुद पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब वालिदैन खुद पढ़ रहे होते हैं, खुद अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो बच्चे भी उनको देख देख कर बहुत कुछ सीखते हैं। और इसके अलावा ये कि आपको ये देखना है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ता। ये एक जेनेरिक से टर्मिनोलॉजी होती है ना कि बच्चा पढ़ता नहीं है। देखिए बच्चे का गैप है, यानी फ़र्ज़ करें वो 15th चैप्टर पे है किसी बुक के, और और उसको अभी पहला चैप्टर भी नहीं समझ आया हुआ, तो जाहिर है वो बेचारा परेशान है। अब वो इसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सक रहा, लेकिन वो बस आपको फिर इसी तरह बताता है कि मेरा दिल नहीं चाहता, या ये कि कोई सब्जेक्ट उसे मुश्किल लगता है, या ये कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो स्टक है, और आप शायद उसी एक फिक्स तरीके से उसको पढ़ाते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी परेशानी है। तो ये आपको ना बहुत क्लैरिटी से पहले अंडरस्टैंड करना होगा। बच्चे से नहीं बार बार आप पूछ सकते तुम्हारा मसला क्या है, बताओ तुम्हारा मसला क्या है। बच्चा तो आपको बस यही इंडिकेटर देगा ना। जैसे अगर किसी भी शख्स को बुखार होता है, तो वो अपने आप से या बाकी लोगों से तो नहीं पूछता भी क्या मसला है, बुखार क्यों हो गया। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को जब वो बताते हैं कि इसको बुखार है, तो डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है। इसी तरह से हम जो वालदैन हैं, मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारा काम है, हमारे सामने एक बीमारी आई, एक हमारे सामने सिम्टम आया। सिम्टम क्या है कि जी बच्चा पढ़ नहीं रहा। अब क्यों नहीं पढ़ रहा, उसकी वजूहात हमने एक्सप्लोर करनी है। जैसे हम उसकी किताबें खोल के देखें, इसका जो असेसमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, उनको देखें, आपको बहुत क्लैरिटी से नज़र आना शुरू हो जाता है। सिर्फ आपको अपने आप को धीमा करना होता है, परेशानियों को पीछे करना होता है, और फिर आपको ये सोचना होता है कि मुझे अपने बच्चे को असिस्ट करना है। मुझे खुद पर्सनली याद है कि एक दफ़ा मेरे एक बच्चे के नंबर नहीं अच्छे आ रहे थे, तो जब उसके टेस्ट हुए, मिड टर्म्स थे या मंथली थे, मैंने ना सारे पेपर्स उसके खोल के देखे, तो मुझे ये नज़र आया कि उसके स्पेलिंग्स ठीक नहीं है। तो मैंने अपने बच्चे को इसी तरह बैठ के दिखाया कि देखो मैं देख रही हूँ कि आपने आंसर्स ठीक लिखे हैं, लेकिन आपने ना स्पेलिंग्स में गड़बड़ की है। तो मैंने उससे कहा कि हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट से पहले डेली हम 4-5 स्पेलिंग्स जो हैं वो ज़रूर लिखा करेंगे। और उसके लिए मैंने, उस ज़माने में ब्लैक बोर्ड होता था, साथ मैंने कलर्ड चॉक्स उसको दे दिए, और वो इतना खुश होकर लिखता था। साथ कॉपी दे दी, कलर्ड मार्कर्स दे दिए, तो मैं उसको चॉइस देती थी कि जिस मर्जी कलर से लिखो, बस आपने ये 5 स्पेलिंग या 10 स्पेलिंग जो है याद करके लिखने हैं। और जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो उसके बेहतर नंबर आए। फिर मैंने उसको मुआवजा करवाया, मैंने कहा देखो आपने इसको इतना याद किया तो आपके स्पेलिंग्स और अच्छे हो गए, तो अब हम ऐसे करेंगे, हम थोड़ी सी इस एफर्ट को और बढ़ाएंगे। तो जब तक आप उसको ठीक करने के लिए स्पेसिफिक्स पे नहीं जाते, काम नहीं होता। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपके हस्बैंड आपको बता दें खाना मज़ेदार नहीं, तो आप सोचते हैं कि मैंने तो बेस्ट एफर्ट की है, सारा दिन किचन में खड़ी रही हूँ, सर्दी गर्मी, अपनी कमर की दर्द, सर की दर्द, किसी का लिहाज नहीं किया, इतनी मेहनत से बनाया, इनको क्यों नहीं पसंद आया। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर दें कि ऑयल कम था या ज़्यादा था, या नमक मिर्च मसाला ऐसा था, या मुझे लग रहा था कि इसमें ये चीज़ कम थी, ये ज़्यादा थी, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई जेनेरिक बात बताता है, तो वो काफ़ी परेशानी लेकर आता है और उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा ये सवाल है कि बच्चा जिद कब मतलब सीखना शुरू करता है, या मतलब यूं कि जैसे मेरा 1 सवा साल का बेटा है, और वो थोड़ा सा जैसे टेंट्रम्स दिखाता है कोई भी चीज लेने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही होती क्या मैं उसकी, जब वो शो कर रहा है ये टेंट्रम्स और थोड़ा एंग्री हो रहा है, तब उसकी वो चीज उसको दे दूं, या मुझे उसको क्या करना चाहिए, या उसको किसी और तरफ ढिला देना चाहिए। मुझे ये होता है कि कहीं ये जिद को ना अडॉप्ट कर ले, जिद्दी ना होना शुरू कर दे। हम में से हर शख्स जिद करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि किस उम्र में वो करेगा। 15 साल का बच्चा जो होता है, वो उसका अभी एक्सप्रेशन डेवलप हो रहा होता है, तो वो उसको टेंट्रम की शक्ल में उसकी ज़िद जो है हमारे सामने आती है। और असल मसला ये होता है कि हम खुद क्लियर नहीं होते ना। असल बात ये होती है कि जब आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़िद कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप इस बात पे फोकस करें कि जी मैं इसको कैसे हैंडल करूं कि ये आइंदा ज़िद ना करे, आप उसको ज़िद करने की सही पहचान दें। आप उसको ये बताएं कि जी मुझे क्या काम करना चाहिए, यानी वो काम करना भी है कि नहीं करना। सिंपल सी बात है, मसलन बच्चा आपको जिद कर रहा है कि मैंने साइकिल नहीं नहीं, चलाना है। एक्सक्यूज मी, वो 1 सवा साल का बच्चा है, 1.5 ईयर का। जी जी मुझे पता है, मैं तो आपको एक पूरी बात बता रही हूँ ना, बहुत से लोग सुन रहे हैं। ठीक है, 1.25 साल का बच्चा भी है, खिलौने के लिए, टॉय के लिए जिद करता है।
ठीक है ना। अब अगर 1.25 साल का बच्चा टॉय के लिए जिद कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, और जाहिर है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी ना उसकी अभी स्पीच पूरी डेवलप्ड है, वो थोड़ी थोड़ी बात टूटी फूटी बात करता है, अभी उस स्टेज पे नहीं आया ना कि उसका एक्सप्रेशन सिर्फ जिद का क्या होगा, रोना है, टेंट्रम है, इस तरह की चीज़ है। तो अब आपने ये देखना है कि इस टाइम पे इसको ये खिलौना दे देना चाहिए, या ये चीज़ अगर वो पकड़ना चाह रहा है तो ये पकड़ सकता है, ये ले सकता है। उसी में मैं आपको एग्जांपल ये दे रही हूँ कि अगर एक बच्चा जो है वो जिद करता है कि मुझे साइकिल चलानी है, या मुझे इस वक्त जो है आइसक्रीम खानी है, और आपको लग रहा है कि उसको फ्लू हुआ हुआ है, उसको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तो आप उसको बहुत आराम से वो फैक्ट बताते हैं कि आइसक्रीम आप खा सकते हैं, लेकिन जब आपका फ्लू ठीक हो जाएगा। बच्चे समझ जाते हैं, 2 दफ़ा बोलेंगे, 3 दफ़ा बोलेंगे, और जब उनकी तबीयत ठीक है तो तब आप उन्हें दे देंगी। हम क्या करते हैं कि हम भी एब्सोल्यूट्स में जाते हैं, यानी हमने एक दफ़ा बच्चे को रोक दिया कि ये नहीं मिलना, अब वो बच्चा जब वो दे सकते हैं तब भी हम नहीं देते उनको। तो बच्चे फिर ये देखते हैं कि हमारे वालिदैन भी किसी लेवल पे बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे पूरे रिलेशनशिप में, या जो करने वाले काम है, इससे वो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें या एनॉय होते हैं या परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ठीक करना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ज़िद यही है ना, बच्चा वो मांग रहा है, तो आपकी असेसमेंट सही होनी चाहिए कि इस टाइम पे उस बच्चे को वो चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि असूली तौर पे उसको वो नहीं मिलनी चाहिए तो मत दें, और बस कोई नहीं, आप परेशान ना हो, बच्चा थोड़ी देर में बहल जाता है। 1.25 साल के बच्चे को आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, 3 साल के बच्चे को आप समझाते हैं हल्के फुल्के उसकी ज़ुबान में कि वो कैसे वो रूल्स को फॉलो करे, उससे बड़े बच्चे को उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के साथ सारी बात बताते हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती थी। मेरी बच्ची को ने आपने कहा कि जो थोड़ी-थोड़ी बातें होते हैं, आप हर चीज़ को सीरियसली ना लें, थोड़ा लाइटली भी लें, थोड़ी चीज़ों को अवॉइड करें। ये मैंने नोटिस किया कि मेरी फितरत में नहीं है। मैं काफ़ी मतलब हर चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेती हूँ। मेरी बच्ची अगर थोड़ा भी आउट ऑफ लाइन जाए, तो मैं मतलब ऑफ कोर्स जेंटली उसको करेक्ट करती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा लाइट एटमॉस्फियर हो, खुश हों सब। तो इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए प्रैक्टिकली? पहली बात तो ये कि आप जो भी कर लेंगी, चाहे आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, लाइट हो जाएंगी, सब खुश नहीं होंगे हर वक्त। ये मैंने आपको असूल बता दिया था। लोग परेशान भी हो सकते हैं, लोगों को फिर भी कोई बात आपकी बुरी लग सकती है, कोई ना कोई बात वो बच्चे कह सकते हैं आपको, या बाकी घर के अफराद कह सकते हैं ना। ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे ही रहने हैं। असल बात ये होती है कि आपने फैसले दुरुस्त करने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप बात कह रही हैं कि आप हर चीज़ को सीरियसली लेती हैं, तो इसमें फिर बच्चों का मसला नहीं आया ना, इसमें आपका चैलेंज आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को एजुकेट करना है। आप ये एजुकेट करें अपने आप को कि मसलन कोई भी सिनेरियो मेरे सामने है, इस बात की इंटेंसिटी क्या है ना, यानी क्या ये ऐसी बात है कि इसको मैं लाइफ एंड डेथ इशू बनाऊं। जैसे मेरे सामने ज़्यादातर मदर्स आती हैं, तो क्या है, वो बच्चे से उनकी जंगें चल रही हैं। पता क्या चलता है कि बात किस बात पे जंगें चल रही हैं, कि मैं कहती हूँ बच्चे को कि फ़लाँ पार्टी पे जाना है या फ़लाँ काम करना है तो उस वक्त ये कपड़े पहनने हैं। अब ये नहीं है कि वो कोई बेहयाई वाले कपड़े हैं, वो वही नॉर्मल कपड़े हैं जो माँ बाप अलाउ करते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा वो वाले कपड़े पहनना चाह रहा है, माँ कहती है नहीं ये वाले कपड़े पहनो, और इस पे एक जंगी माहौल घर में जो है ना वो पूरा इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा कहता है कि मेरा ये पहनने को दिल चाह रहा है और वो वेल कवर्ड है, या जैसे सर्दियाँ या गर्मियाँ मौसम के मुताबिक है, तो दैट शुड बी ओके। इसी तरह टेबल पे आपने खाने की कुछ भी जो चीज़ें रखी हैं, अशिया रखी हैं, उनमें से वो कोई भी चीज़ खाना चाहता है तो दैट शुड बी ओके, वो बैठकर तमीज़ से खा रहा है। लेकिन हम उसकी प्लेट में डालते हैं कि जो मैं डाल रही हूँ तुम उतना ही खाओगे और वैसे ही खाओगे। मैंने तो अपने भी उसूल रखा हुआ है, मैं किसी के घर भी दावत पे जाऊँ तो मैं पहले उठ के खाना डाल लूँ। अब मेरे साथ कोई बैठा बातें कर रहा है तो कोई ना कोई आ जाता है मेरी प्लेट पकड़ने, लाए मैं आपकी प्लेट खाली है, मैं इसमें कुछ डाल दूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं नहीं आप नहीं डालें, मैं खुद डालूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं आपके लिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं कहती हूँ देखिए ना, आपने मेरा मैदा देखा है, पेट देखा है, स्टमक देखा है ना, आपको पता है कि मेरी कितनी भूख है ना, तो आप ज़्यादा डाल देंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको ख़त्म करना। आप कम डालेंगी तो फिर वाकई मुझे दोबारा कहना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। प्लस वहाँ पे इतने सारे आइटम्स हैं, आपको मैं क्या क्या बताऊँ कि मैं क्या क्या डालना चाहती हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं खुद डालूँ। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपके सामने क्या सिनेरियो है। कुछ चीज़ों को आपको सीरियसली लेना है, लेकिन लेट्स से आप नमाज को सीरियसली लेते हैं कि ये नमाज बहुत सीरियस मैटर है, उसको सीरियसली लेना है, लेकिन आपका बच्चा जो है वो नहीं पढ़ता। अब अगर आप उस वक्त उसके मिजाज को समझे बगैर गुस्से से वार्न करके उसको कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, और वो अपसेट हो जाता है, उससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, नमाज तो पीछे रह जाएगी।
आप वो उस मसले में घिरी रहेंगी, अब वो नमाज भी छोड़ेगा, कुरान भी छोड़ेगा, आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देगा, फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर आप किसी चीज़ को सीरियसली भी लेती हैं तो आपको बच्चे के मिजाज को भी समझना होगा, अपने घर के हालात को भी समझना होगा, अपने स्पाउस के एक्शन रिएक्शंस को भी समझना होगा, और फिर कुछ फैसला तहम्मुल से करना होगा कि इसको मैं विन विन पे कैसे लेके जाऊं, कैसे इस मसले को हल करूं। आपने जैसे कहा कि आगे भी नताशा, आप थोड़ा सा माइक के करीब आए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। डिस्कनेक्टेड। अब आवाज सही है? जी जी। हेलो। जी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि जो हमारा हैप्पीनेस का मयार है वो यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमने अगर वो वक्ती टेम्परेरी चीज जो होती है वो अगर हो जाए तो हमें लगता है कि खुशी हो गई है, मतलब खुशी हो गई है। लेकिन वो वाली अगेन वही चीज कि हम, मतलब मैं आपको किस तरह बताऊं कि लाइक मेरी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी एक सिस्टर ने डिस्कस करा कि वो हर चीज को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। तो मैं भी ऐसी ही एक खातून हूँ जिसने पेरेंटिंग को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर हावी कर लिया है कि मैं अपने बच्चों से वो बॉन्ड बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं वो बॉन्ड नहीं बना पा रही। मतलब मेरे जहन में हमेशा ये हैप्पीनेस है कि मेरा बच्चा हर चीज काम पे टाइम पे कर ले। उसका अगर 15 मिनट का टाइम है तो वो 15 मिनट पूरा दे दे, अगर वो नहीं दे रहा तो मैं उसको समझने के बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन से उसको उतारने लगती हूँ। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा और मेरे बच्चे का जो बॉन्ड है वो बहुत दूर हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसको कहीं बहुत दूर कर दिया। एंड ही इज ओनली 5 years old और बेटी जो है वो मेरी 3 years है। और मैं फर्दर ये गलतियां नहीं करना चाहती, तो मैं अपनी पर्सनालिटी को या अपनी पेरेंटिंग को किस तरीके से ठीक कर सकती हूँ? आप ना पेरेंटिंग के बहुत से लेक्चर्स भी अटेंड करें, और पेरेंटिंग की बुक्स भी पढ़ें, पेरेंटिंग के आर्टिकल्स भी पढ़ें, और अपने बच्चों की एज के मुताबिक पढ़ें, और फिर आप देखें कि जो कुछ आप स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं वो दुरुस्त है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे वो स्टैंडर्ड दुरुस्त है तो फिर आप बिल्कुल एट ईज़ हो जाएं और उसको सही तरीके से बस उनको करवाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आपने वो स्टैंडर्ड गलत सेट कर दिए तो फिर वहाँ पे ही टेक्निक्स वगैरह लिखी हुई होती हैं, या कोई लेक्चर होता है उसमें भी वो आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह से आप अपनी इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा लूजन अप हो। दूसरा ये कि ये मसला जिन लोगों को होता है ना, ये मसला जिन लोगों को होता है जो यानी बच्चों के साथ इस तरह से बहुत परफेक्शनिस्ट तरीके से पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, वो सिर्फ पेरेंटिंग में नहीं होता चैलेंज, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी में भी होता है। आप अपने अपने कामों में भी ऐसी होंगी तो आपको वहाँ पर भी देखना होगा कि किन कामों को मैंने तरजीही बुनियाद पे करना है और किन कामों को मैंने छोड़ देना है। यानी मैं खुद भी अपनी ज़ात में तो परफेक्शनिज्म की तरफ जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी भी पता है कि मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरों पे उसको इम्पोज नहीं कर सकती कि हर शख्स को उसी तरह काम करना चाहिए जिस तरह मैं काम करती हूँ, क्योंकि इससे फिर बहुत बड़ा ना एक मुश्किल सा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन बात दूसरे लोगों से बहुत हाई हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमारी उस एक्सपेक्टेशन को उस तरह से मीट करें। मैम कमल, मैंने आपसे बात करनी थी। आपका लेक्चर बहुत अच्छा होता है और जब भी मैं सुनती हूँ मुझे न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ को देखती हूँ, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और एक एक क्वेश्चन का इतना अच्छे से आप आंसर करते हैं। मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें से सीखती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू कि आप हमारे लिए ये सारा कुछ अरेंज करते हैं। मैम बच्चा है, मेरा बेटा 12 साल का है और 2 उससे छोटी उसकी सिस्टर्स हैं। तो अपनी बहनों के साथ जो है ना वो इतना अच्छे से खेलता और हर चीज में जो है ना उनके साथ शेयरिंग नहीं करता, थोड़ा सा उनसे खिंचा खिंचा रहता है। तो पास में मेरी अम्मी का घर है तो अपने कजन्स के साथ जो है ना उनके साथ बहुत खुशी से खेलता है और हर टाइम उधर जाना पसंद करता है। तो एक हर टाइम ना वो बेचैन सा रहता है, हर टाइम टांगे बाजू हिलाता रहता है अगर बैठा हो तो। उसको पहले मैंने 1 साल पहले ही इफ्स पे डाला था, तो वहां पे कुछ देर वो गया है तो उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर सबने बोला कि इसको इफ्स से छुड़वा दे। 1 साल वो तकरीबन रहा है, 1.5 पारा उसने इफ्स किया था, तब से वो हिलना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा हिलता रहता है। और मैम बच्चा नमाज में मुझे बहुत तंग करता है। पहली बात तो ये कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि भाई बहनों के साथ ही उनकी तरह की गेम्स खेलना चाहे, वो फ़र्क एक्टिविटीज़ करना चाह रहा होगा। दूसरा आपको ये चेक करना है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर क्यों जाना चाहता है। क्या कज़न से दोस्ती है, कई दफ़ा
हम ज़्यादा सख्ती कर रहे होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के घर में कोई उनको लिबर्टी मिल रही होती है जिसकी वजह से वो जाना चाह रहे होते हैं, तो आपने ये देखना है, उसे पूछना नहीं है, आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, किन बातों में इंगेज होता है। अगर वो हेल्दी एक्टिविटी है तो दैट्स ओके। दूसरा ये कि अगर वहाँ पे वो हेल्दी एक्टिविटी के लिए जाता है तो फिर आप, इसका मतलब है कि आप उसको घर में कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं दे रही हैं, आपको वो हेल्दी एक्टिविटी देनी है। अगर आपको लगता है कि वो वहाँ पे किसी ऐसे काम के लिए जाता है जिससे आप रोकती हैं और वहाँ पे उसे लिबर्टी मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपने बेजा किस्म की सख्ती रखी हुई है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप उसे कोई गलत चीज़ देते हैं, जैसे कोई गैजेट देते हैं या कोई गलत काम पे आने दें, लेकिन ये कि आपको अपने तरीके बदलने होंगे। जब तक आप वो तरीके नहीं बदलेंगी तो वो फिर परेशानी रहेगी। फिर साथ ही आपने कहा कि मुझे नमाज के मामले में तंग करता है, तो यहाँ पे इस वक्त जो इतनी सारी मदर्स हैं, अगर मैं इनको कहूँगी हाथ खड़ा करें तो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी का हाथ खड़ा होगा कि नमाज में बच्चे तंग करते हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं नमाज के लिए, जिसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तंग करते हैं। लेकिन ये कि हमें तंग नहीं ना होना, हमें उनको बस बार बार बताते रहना है, प्यार मोहब्बत से बताते रहना है, फिर बच्चे नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। और हमें उनको उनके लिए दुआएं भी करनी है और उनको बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट करना है आहिस्ता आहिस्ता। हम तो जब तंग होते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं, तो जब किसी चीज़ से आप तंग होंगे तो वो काम तो नहीं आपका करने को दिल चाहता, तो आप भी उससे इरिटेट हो जाते हैं, आप कहते हैं फिर मैंने नहीं ये काम करना। आप नोट कर लें, आप कोई काम करने का भी दिल में इरादा रखते हैं कि अच्छा अभी उठती हूँ ये काम करती हूँ, और अगर हस्बैंड आके थोड़ा टॉन्टिंग तरीके से कह दें उठ भी जाओ काम भी कर लो, तो दिल में क्या ख्याल आता है, अब तो मैंने उठना ही नहीं है। या हम जाते भी हैं तो हमारा इतना मूड ख़राब हो जाता है कि फिर हम वो काम सही तरह करते भी नहीं हैं। तो बच्चों का भी फिर यही हाल हो जाता है ना, हमें इससे अपने आप को और बच्चों को बचाना चाहिए। मेरी बेटी है 5 साल की। मैं सिंगल मदर हूँ। तो हमारे घर में मेरे अलावा मेरे फादर होते हैं और एक जो है हाउस हेल्प है। तो मेरा इशू ये है कि मेरी बेटी जो है ना, वो हर कोई नया बंदा जो है, जो भी घर में आता है या कोई इससे प्यार से बात कर लेता है, तो ये जो है ना फ्री हो जाती है बहुत ज्यादा हर किसी के साथ। और इस हद तक फ्री हो जाती है कि वो जो है जाके अगर कोई मेहमान आया तो उसके कंधों पे चढ़ के बैठ जाना और इस तरह करने लग जाती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको किस तरह मना करूं कि जो है स्ट्रेंजर्स के साथ इतना ज्यादा जो है ना घुला मिला करे। देखिए 5 साल की आपकी बच्ची है, आप सिंगल पेरेंट हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने कामों में बिज़ी होती हैं और उसको वो सही तरह से उस तरह की हेल्प नहीं मिल रही। तो पहली बात तो ये होती है कि आपने उसको सही तरह से अटेंशन देनी होती है, हेल्दी अटेंशन दें जब मेहमान नहीं होते। और जब आप उसको अटेंशन देती हैं तो फिर उसको सोशल बिहेवियर सिखाने हैं। ये नहीं कहना कि जब कोई आंटी अंकल आएँ तो ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते। आपने उसको जनरली बताना है कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कौन सा काम करते हैं, किस वक्त करते हैं, उसके साथ रोल प्ले करना है, उसको स्टोरीज़ ऐसी सुनानी है जिसमें उसे पता चले कि क्या सोशल बिहेवियर्स होते हैं। जब बच्चों को आप एजुकेट करते रहते हैं तो फिर बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से हम बात करते हैं और कौन सा काम हम कैसे करते हैं। और जो लोग घर के अफराद होते हैं ना, जो लगातार उसके साथ होते हैं, उन्होंने पहले वो बिहेवियर सिखाना होता है। जब वो सिखाते हैं तो फिर बच्चे सीखते हैं। ये भी याद रखना है कि 5 साल की बच्ची है, इससे हम वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो कि हम 10 साल 15 साल या इवन किसी एडल्ट से रखते हैं ना। 5 साल का बच्चा, उसका क्या बिहेवियर होगा ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, और फिर आप उस बिहेवियर से बाकी बच्चों के जो बिहेवियर्स हैं उनको मैच करें। जैसे मेरी एक जानने वाली हैं, तो मैंने ये नोट किया कि जब भी मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो उनकी बच्ची छोटी थी जब 5 साल की, तो वो हर थोड़ी देर बाद आके उनको कोई ना कोई बात कहती थी, यानी उनकी तवज्जो मांगती थी। जैसे हमारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, फिर आ गई है मुझे ये कर दें, फिर आ गई है मुझे ये चाहिए, और वो हर दफ़ा बड़े प्यार से उसको कहती थी बेटा मैं भी बिज़ी हूँ, मैं भी फारिग हो जाऊँ फिर आपको कर दूँगी। तो मेरे अपने घर में मेरी पोती तकरीबन उसी एज की थी, तो मैंने उनको फिर एक दफ़ा दिखाया, मैंने कहा आप देखें वो एक दफ़ा आई है और मैंने उसको ना डांटा है ना कुछ कहा है, मैंने सिर्फ उसको कहा है कि इस वक्त मेरी ज़रूरी मीटिंग हो रही है तो अभी आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और मैंने कहा आप देखें वो अच्छा कह के गई और दोबारा नहीं आई, क्योंकि उसको मैंने एक हतमी बात बताई है कि इस वक्त मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकती। हाँ, कभी कोई और मेहमान है तो वो खेल भी सकती है, वो ये भी कर सकती है, लेकिन आप इतना झुक झुक के उसको बता रही हैं कि वो बच्ची उस मैसेज को सही तरह कैच नहीं कर पा रही, यानी उसको कोई क्लियर बाउंड्री और लाइन नहीं मिल रही कि यहाँ पे अब मुझे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। तो बच्चों को ना ये तरीके सिखाने पड़ते हैं, जब आप सिखाते हैं फिर बच्चे वो वाला बिहेवियर देते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है 7 इयर्स का और छोटी है 5 इयर्स की। दोनों प्रॉपरली टॉयलेट
का रात को कोई इशू नहीं है। मैं कुछ अरसे से कोशिश कर रही हूँ कि अब वो अपने मतलब अपने कमरे में सोया करें या एक उनका अपना बेडरूम हो, स्लीपिंग बेसिकली सेपरेट हो। और उसका मकसद बेसिकली सिर्फ ये है कि ताकि बच्चों को आदत पड़े। मी बीइंग अ मॉम, मुझे याद है कि मैं खुद हम वी वर गिल्टी कि हम मैं और मेरा भाई बहुत बड़े भी हो गए थे तो हम अपने पेरेंट्स के कमरों में सोते थे। और उसका बेसिक जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो था फियर। हमें बहुत डर लगता था अपने कमरे में सोने से। लेकिन अपने बच्चों के साथ मैंने कभी भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं अपनाया कि मैं इनको किसी चीज से डराऊं, किसी अनसीन बीइंग से, किसी भी और किस्म की चीज से। पर फिर भी आई सी द सेम पैटर्न इन देम कि वो डरते, बेसिकली कुछ और नहीं है, सिर्फ डरते हैं अकेले सोने से। तो इसमें क्या किया जा सकता है? जब हम हदीस पढ़ते हैं ना तो हदीस में हमें क्या पता चलता है कि बच्चों के बिस्तरे कब अलग करने होते हैं, 10 साल के करीब आके ना। तो अभी थोड़ा सा अर्ली है। वैसे मैं देखती हूँ कई बच्चे रेडी होते हैं इस टाइम पे भी कि वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चे नहीं सेपरेट होना चाहते। तो आप उनको फोर्स सेपरेशन पे ना लेके जाएं, हाँ ग्रेजुअल सेपरेशन पे लेके जाएं। मसलन ये कि जब वो नैप ले रहे हैं तो उस कमरे में हैं, अगर वो कोई कमरा ऐसा है जैसे आप भी थोड़ी देर के लिए उनके पास हैं, या ये कि उनका वैसे बेडरूम सेट है जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये बताना कि जब आप 10 ईयर्स के होंगे फिर आप अलग सोएंगे। बच्चे उस वक्त तक वैसे भी रेडी हो जाते हैं जब तक वो 10 साल के होते हैं कि वो अलग सोएं। तो इस तरह से आपको उनको लेके चलना होगा। मे बी अभी दे आर नॉट रेडी, और ज़बरदस्ती मैं पर्सनली देखती हूँ कि पुश नहीं करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कुछ बच्चे जल्दी वो सेपरेट होते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं।